बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्यूचर डॉक्टर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? तो जनाब, आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि डिस्कशन जो है वो बेस करती है तुम्हारे एक छोटे से ख्वाब पे। क्या है वो ख्वाब? आज उस ख्वाब को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो तुम जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये एक बाबा जी मौजूद हैं और आज बाबा जी ने पोस्टमैन का ड्रेस जो है वो वेयर किया हुआ है और बाबा जी कुछ ढूंढते फिर रहे हैं। बाबा जी को डिलीवर करनी है एक चिट्ठी, और चिट्ठी पे जब बाबा जी देखते हैं तो वो बड़ा लंबा चौड़ा एड्रेस जो है वो लिखा हुआ होता है। चिट्ठी कहाँ से आई है? चिट्ठी आई है दूसरे देश से। दूसरे देश कौन रहता है मैं ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम्हें पता है दूसरे देश कौन रहता है। वो वही रहता है जिसके पास तुम जाना चाहते हो, जिससे तुम मिलना चाहते हो, जिससे तुम रात एक एक दो दो बजे तक गप्पे लगाते हो। दूसरा देश और दूसरे देश से आने वाली चिट्ठी को अब पहुंचाते हैं उसके एड्रेस पे। भाई चिट्ठी आई दूसरे देश से, पाकिस्तान। अब भाई जो सबसे पहले बाबा जी देखेंगे कि पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं वो तो हैं 5। तो भाई मेरा डॉक्टर कहाँ रहता है? मेरा डॉक्टर रहता है प्रोविंस पंजाब में। लिहाजा बाबा जी अपना साइकिल उठाएंगे और पहुंच जाएंगे पंजाब। अब पंजाब की तो बहुत सारी सिटीज हैं। मेरा डॉक्टर किस सिटी में रहता है? मेरा डॉक्टर रहता है लाहौर में। ठीक है, ये कौन कौन गया हुआ भाई मीनारे पाकिस्तान? नजर भी आ रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। मुझे पता तुम घूमने फिरने जाते हो बगैर किसी को बताए। आगे चलते हैं भाई। लाहौर में तो अब बहुत सारी कॉलोनीज होंगी, बहुत सारे टाउन्स होंगे। तो उनमें से जो एक टाउन है जो कि चिट्ठी में मेंशन है वो क्या है? वो है डीएचए। मुझे पता है कि मेरे बच्चे का ख्वाब है सबसे बड़ा कि उसको डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बन के कामयाब होना है। और एक छोटा सा ख्वाब क्या है कि इस डीएचए में तुझे अपना बंगला बनाना है, तुझे अपनी कोठी बनानी है। इंशाल्लाह ये ख्वाब पूरा होगा, लेकिन उससे पहले तुझे एमडी कैट क्लियर करना होगा। और एमडी कैट में तुझे केमिस्ट्री वाले पोर्शन में इंशाल्लाह ताला तेरा ये हैकर 100% मार्क्स दिलवा के रहेगा, गारंटी देता है इस चीज की। अच्छा भाई, अब डीएचए में तो बहुत सारे घर होंगे। अब सपोज तुम्हारा हाउस का नंबर है 42, तो जनाब बाबा जी इस चिट्ठी को डिलीवर कर देते हैं हाउस नंबर 42 पे। अब यहां देखो एक सिस्टमैटिक वे से कैसे कंट्री से प्रोविंस, प्रोविंस से सिटी और सिटी से पर्टिकुलर टाउन या कॉलोनी और कॉलोनी से हाउस नंबर तक हम तरतीब से पहुंचे। लेकिन क्या मेरे बच्चे तुमने कभी सोचा है कि एक एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो भी बिल्कुल इस तरह से अपना एड्रेस रखता है? तो आज के लेक्चर में हमने उस इलेक्ट्रॉन तक चिट्ठी पहुंचानी है, उस इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को फाइंड आउट करना है। देखना है कि हर एक इलेक्ट्रॉन अपना डिफरेंट एड्रेस कैसे रखता है। तो बेटा माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद आकाश, योर केमिस्ट्री हैकर एट टॉप ग्रेड डॉट पीके, और मैं तुम्हें वेलकम करता हूं हमारे एमडी कैट एक्सटेंसिव प्रेप सेशन की कॉन्सेप्ट मास्टर क्लास डे 5 ऑफ 60 में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल को, इसके बाद क्वांटम नंबर्स को, और इसके पैरेलल एक कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा शेप्स ऑफ ऑर्बिटल और सबशेल। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसके ये 3 मेजर पोर्शंस हैं, 3 मेजर सेगमेंट्स हैं जिन्हें हम स्टडी करेंगे। और मुझे पता है कि जब तुमने ये लेक्चर
एकेडमी में या कॉलेज में अपने सर जी से पढ़ा तो तुम्हारे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तुम्हें समझ ही नहीं आती थी कि शेल ऑर्बिट क्या चीज है, सब शेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है। तो बेटा मैं तुम्हें इस चीज की गारंटी देता हूं कि अगर तुम लेक्चर के एंड तक मेरे साथ अटैच रहते हो, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो, तो ये लेक्चर जो है ये तुम्हारे माइंड में एक उम्मीद की रोशनी जलाने वाला है और तुम किसी भी एलिमेंट में किसी भी इलेक्ट्रॉन को आज के बाद कंप्लीटली डिस्क्राइब करोगे और जो तुम्हारे फेलोज हैं वो हैरान रह जाएंगे कि ये डॉक्टर कहाँ से स्टडी करके आया है। और फिर तुम उसको सीना तान के बताओगे कि मैं टॉप ग्रेड डॉट पीके विजिट किया था और वहां पे मुझे मिला मेरा केमिस्ट्री हैकर जिसने मुझे क्वांटम नंबर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को चुटकियों में हैक करवा दिया। तो बेटा हमारा जो आज का सेगमेंट है इसमें हम 3 इंपॉर्टेंट बातें जो हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को। सेकंड नंबर पे बेटा हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स को। थर्ड नंबर पे मैं आपको एक कंक्लूजन दूंगा, एक ओवरव्यू दूंगा ऑर्बिट, सबशेल और ऑर्बिटल का, ताकि मेरा डॉक्टर इन तीनों में बकायदा डिफरेंशिएट कर सके। तो बेटा आगाज करते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का। ये क्या, ये कौन है जिसको पकड़ा जा रहा है और इसकी धुलाई हो रही है? क्या जानते हो इसको? बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है ये हिस्ट्री में और केमिस्ट्री में। क्या नाम है भाई साहब का? भाई साहब का नाम था नील्स बोहर बाबा और इन्होंने उस टाइम एक एक्सेप्टेबल मॉडल दिया था एटम का। इनके मुताबिक एटम जो है उसके सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द कुछ स्पेसिफिक पाथ्स हैं जिन्हें ये ऑर्बिट्स कहते हैं, जिन्हें ये शेल्स कहते हैं, और उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। इनका कहना था कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है, जब तक इलेक्ट्रॉन उसमें मूव करता है, वो ना तो एनर्जी एमिट करता है ना ही एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, फिर बकायदा से इन्होंने एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन भी दी कि mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। अब ये थी इनकी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। अब इस कंट्रीब्यूशन की गर्ज से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम एग्जैक्टली फाइंड आउट किया जा सकता था, लेकिन फिर हिस्ट्री में कुछ आए बिग बी, बड़े बड़े भाई लोग। वो बड़े बड़े भाई लोग कौन थे? उनमें जो एक बड़ा भाई था जिसने इस स्यापे का आगाज किया वो था हमारे पास लुईस डी ब्रोगली। इसने बकायदा से ये प्रूव करने की कोशिश की कि जो मैटर है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसकी डुअल नेचर है, इसकी वेव लाइक नेचर भी है, इसकी पार्टिकल लाइक नेचर भी है, और इसको वेरीफाई किया जर्मर और डेविसन ने। तो इसने जनाब जाता है और जाके उसको पॉइंट आउट करता है कि बोहर तू गलत कह रहा था, तू गलत कह रहा था। मैटर की तो नेचर ही 2 तरह की है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। इसी के कॉन्सेप्ट को पकड़ लेता है हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग कहता है, ओए नील बोहर मेरी बात गौर से सुन मेरी बात गौर से। तू तो कहता था कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसका जो मोमेंटम है मैं उसको एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि डुअल नेचर ऑफ मैटर के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं है। तू एक टाइम पे सिर्फ एक चीज को एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकता है, या तो तू पोजीशन को कर सकता है या तू मोमेंटम को कर सकता है। अगर तू चाहता है कि दोनों को एग्जैक्टली फाइंड आउट कर ले
तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और बकायदा इसने इसके लिए कॉम्पटन इफेक्ट का सहारा लिया, और फिर इसी को बेस बना के पॉल डायरैक मैदान में आया और इसने रिलेटिविटी और क्वांटम को इकट्ठा कर दिया। और इन्हें क्या जनाब, नील बोहर तेरी ऐसी दी तैसी, वो दो ते सीगे ही सीगे, हुण मैं भी नहीं तेनू छड़दा। फिर जनाब बीच में कहते हैं ना कि जब दो फरीकों में लड़ाई हो तो कोई ना कोई सालस आ जाता है छुड़ाने के लिए। इनको छुड़ाने के लिए मैदान में कौन आया? इनको छुड़ाने के लिए मैदान में आए अरविंद श्रोडिंगर बाबा। अब इन बाबा जी ने क्या किया, इन्होंने क्या, रुको मेरी गल सुनो, तुसी बोहर पीछे ना पाओ, मेरी गल मान लो, मैं की कह रहे हैं। तो अब बेसिकली हम इनकी बात जो है वो सुनने जा रहे हैं, और इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया एटम का वेव मैकेनिकल मॉडल। इसको बेटा हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी कहते हैं, दोनों सेम थिंग्स हैं। तो अब बेटा हम स्टडी करते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को। तो याद रखना, इसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है। अब बेटे हुआ एक्चुअली में ये कि जिस वक्त डुअल नेचर ऑफ मैटर आ गई, हाइजेनबर्ग ने ये बात प्रूव कर दी कि भाई मोमेंटम और पोजीशन एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं हो सकता, और इनमें जो अनसर्टेनिटी है इसका प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर रहता है या इक्वल रहता है h/4 पाई के। इसने ये प्रूव कर दिया। अब इसी तरह से डायरैक भी इस दौर में शामिल हो गया, और फिर हमारे श्रोडिंगर भैया, जिन्होंने श्रोडिंगर बाबा, जिन्होंने बकायदा से एक सालसी का किरदार अदा किया। तो इन तीनों ने जब सर जोड़ा तो इनमें जो सबसे होशियार बाबा जी थे, जाहिर सी बात है सालिस भी थे, समझदार थे, श्रोडिंगर, इन्होंने कहा कि भैया तू क्यों इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन के पीछे पड़ा है, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे। ये अब क्या करते हैं, ये एक इक्वेशन इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिस इक्वेशन को हम ना जानते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से। तो बेटा सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे ये बनता है कि वेव इक्वेशन या वेव मैकेनिकल मॉडल किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? तो बेसिकली ही वाज श्रोडिंगर। इसने वेव इक्वेशन पेश की, दैट वाज बेसिकली अ मैथमेटिकल मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन नंबर 1 प्रोबेबिलिटी एंड नंबर 2 वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि भाई जो तुम ये सोच रहे थे कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, न्यूक्लियस के गिर्द ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे नहीं जा रहा, ये वेव की तरह जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात प्रोबेबिलिटी, चांसेस। अब छोटे होते तुम्हें याद है जब तुम क्रिकेट खेलते थे तो तुम क्या करते थे, अभी टॉस कर लिए। अब टॉस में तुम क्या कहते थे भाई कि एक तरफ हेड है दूसरी तरफ टेल है। अब जब तुम उसको एयर में उछालते थे तो क्या होता था, चांसेस, प्रोबेबिलिटी 50% चांसेस हेड के आने के थे, 50% चांसेस टेल के आने के थे। ऐसे ही था हमारा कॉन्सेप्ट, यही था हमारा कॉन्सेप्ट। इसी तरह इन्होंने प्रोबेबिलिटी की बात की, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। किसका कॉन्सेप्ट? ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। इनका कहना था कि आप एग्जैक्ट पोजीशन को छोड़ दो, आप बात करो प्रोबेबिलिटी की। इन्होंने कहा दी 3D रीजन ऑफ स्पेस in which there is 95% chances of finding an electron, it is called orbital। यानी न्यूक्लियस के गिर्द वो रीजन जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 95% है, उसको मैं क्या कह दूंगा, ऑर्बिटल कह दूंगा। अब बेटा इस 95% को आप रिप्लेस कर सकते हो मैक्सिमम से भी,
ठीक है, तो अगर वर्ड मैक्सिमम भी आ जाए तो तब भी ये करेक्ट होगा। तो 95% तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट को जब देखते हैं, तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए हाइड्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एटम। अब बेटा ये मेरे पास जो है हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस आ गया। तो हाइड्रोजन एटम में जो पहला इलेक्ट्रॉन है, जाहिर सी बात है उसका जो फर्स्ट ऑर्बिटल है, ठीक है, इट इज 1s ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल है? 1s ऑर्बिटल। इसका जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है ये 0.529 एंगस्ट्रम या 0.0529 नैनोमीटर है। अब ये एग्जैक्टली सेम था जो कि किसने कैलकुलेट किया? किसने कैलकुलेट किया? नील बोहर ने। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? भाई नील बोहर इसको ऑर्बिट कह रहा था, ठीक है, उसके नजदीक था ये ऑर्बिट, लेकिन श्रोडिंगर के नजदीक ये क्या है? ये है ऑर्बिटल। अब लकीली क्या हुआ यहां पे? लकीली ये हुआ कि जो सबसे पहला शेल या ऑर्बिट होता है उसका एक ही सब शेल है s, और उस सब शेल का एक ही ऑर्बिटल है s। इसलिए जब सबसे पहले शेल पहले ऑर्बिट की बात होती है तो वही शेल सब शेल है, वही सब शेल जो है वो ऑर्बिटल है। कहानी चेंज होती है जब हम दूसरे पे जाते हैं, जब हम सेकंड पे मूव करते हैं। तो इस तरह से अगर ये हाइड्रोजन के अलावा किसी और को बोहर टारगेट करता तो जाहिर सी बात है बोहर की जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो गलत हो सकती थी। तो लिहाजा हमें यहां से जो हम दो इंपॉर्टेंट आउटकम लेके जा रहे हैं वो क्या लेके जा रहे हैं कि एक वेव मैकेनिकल मॉडल जो है, ये इसमें जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये किसने इंट्रोड्यूस करवाई? श्रोडिंगर ने, जाहिर सी बात है। जबकि मॉडल को सामने लाने में किरदार जो है इन सब का है, बल्कि अगर मैं इसमें चौथा करैक्टर भी शामिल कर लूं, दैट इज द डुअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली, तो वो भी बेटा गलत नहीं होगा। और सेकंड नंबर पे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, कि हम ऑर्बिटल को डिफाइन कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। ये डिस्टेंस जो है इनकी दोनों वैल्यूज नैनोमीटर में भी और एंगस्ट्रॉम में भी, ये भी तुम याद रखोगे। अब मुझे एक पास्ट क्वेश्चन जो है उसका तुम आंसर दोगे। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम डिपेंड्स अपॉन डी ब्रोगली, श्रोडिंगर, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो मेरा बच्चा जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर बताओ। यस यू आर राइट, द करेक्ट आंसर इज डेल्टा ऑल ऑफ दीज। इन सब की अपनी अपनी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। एक और क्वेश्चन शामिल करते हैं जो कि गालबन 2022 का पास क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू विच साइंटिस्ट probability of finding an electron at a certain position is possible? जी बेटे क्या आंसर है? जी श्रोडिंगर, ऐसे ही है ना? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? श्रोडिंगर होगा। स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ो। अकॉर्डिंग टू विच साइंटिस्ट the probability of finding an electron at a certain position is possible। भाई ये श्रोडिंगर ने नहीं कहा था। पॉसिबिलिटी, एग्जैक्ट पोजीशन की बात कौन करता था? वो करता था बोहर। बोहर, वो बोहर की बात थी, वो बोहर की बात थी। श्रोडिंगर का क्या कहना था? श्रोडिंगर ने एग्जैक्ट पोजीशन की, सर्टन पोजीशन की तो बात ही नहीं की। ठीक है, ठीक, सर्टन पोजीशन की तो बात ही नहीं की। उसने तो बात की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की, दैट इज कितनी है? 95%। तो ये स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है 100% को। तो 100% श्रोडिंगर के मुताबिक तो नहीं है, अलबत्ता बोहर के मुताबिक जरूर है। अब बेटा आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल को। ऑर्बिटल की शेप्स।
अब तुम ये सोचो तवज्जो से कि एक ऑर्बिटल की जो शेप है हम उसको कैसे एक पर्टिकुलर शेप असाइन करते हैं। तो बेटा सबसे पहला ऑर्बिटल जो है वो मेरे पास है एस ऑर्बिटल, ठीक है। अब मैं इसको क्या कहता हूं कि भाई एस जो है वो है स्फीरिकल। इसको मैंने क्यों स्फीरिकल कहा, क्योंकि एक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 95% है एक स्क्वायर में। अब फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले शेल का एस ले लेता हूं, चूंकि सबसे पहले शेल का एस है इसको 1s कहेंगे। फिर मैं ले लेता हूं दूसरे शेल का एस, इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा 2s। इसमें अब ये जो तुम्हें येलो नजर आ रहा है ये 1s है, और इसके इर्द गिर्द ये जो स्पेस है यहां पे मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि मेरे बच्चे को ये चीज वाजिया हो जाए। जो ये है ये बेसिकली खाली जगह है जिसको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो एक नोड क्या होता है, नोड होता है एरिया ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऐसा एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो वो क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। एग्जामिनर पूछ सकता है। इसी तरह 2s से बेटा जब हम 3s पे जाते हैं तो 3s का साइज मजीद इंक्रीज कर जाता है। तो तुम देख सकते हो वो भी क्या है, स्फीरिकल है। यानी कि s सारे स्फीरिकल रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम एडजेसेंट s या हायर शेल के s की तरफ जाएंगे उनका साइज बड़ा होता जाएगा, उनका साइज बड़ा होता जाएगा। अब अगली बात जो है दैट इज बी क्या हमारे पास, वो है p ऑर्बिटल। अब p ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डंबल लाइक। तुम में से कौन कौन जिम जाता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। जिम गए हो, वहां जाके कभी डंबल इस्तेमाल किए, ला भाई बॉडी बना रहे हैं डंबल। तो क्या तुमने कभी बॉडी बनाते सोचा था कि एक एटम में एक ऐसा ऑर्बिटल जो है वो भी मौजूद है जो कि कौन सी शेप रखता है, जस्ट लाइक अ डंबल, जस्ट लाइक अ डंबल। तो बेटा इसकी शेप तुमसे एग्जामिनर पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब बेसिकली यहां जो डंबल शेप बन रही है उस एरिया में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 95% है। मैं बार बार अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। अब जो p ऑर्बिटल है डिपेंडिंग अपॉन ओरिएंटेशन, ये 3 तरह के हो सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन ओरिएंटेशन ये 3 तरह के जो हैं वो हो सकते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं सेकंड शेल के लिए p लेता हूं, तो मुझे पता लगता है भाई एक px है, एक py है और एक pz है। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात मेरे डॉक्टर को समझ आ गई। अब इनको हमने डिफरेंशिएट कैसे किया, तो तुम देखो भाई ये 3 डायमेंशनल स्पेस में है। ये मेरे पास आ गया एक्स एक्सिस, ये मेरे पास आ गया भाई वाई एक्सिस, और ये मेरे पास क्या आ गया, जी एक्सिस। अब 2px में क्या है कि भैया एक डंबल है अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह 2py में क्या है, एक डंबल है अलोंग वाई एक्सिस। इसी तरह 2pz में क्या है, एक डंबल है अलोंग जी एक्सिस। और इस तरह से तुम देख सकते हो कि यहां भी हमारे पास नोड मौजूद है, नोडल प्लेन जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि वो एरिया जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। तो अब तुमसे पूछा जा सकता है कि p ऑर्बिटल along x axis is called px, along y axis is called py, along z axis is called pz। अब बेटा हम आगे चलते हैं और चलते हैं हमारे तीसरे ऑर्बिटल की तरफ, दैट इज द डबल डंबल डी। डबल डंबल डी यानी कि अब यहां पे समझ लो 2 डंबल्स हैं, 2 डंबल्स
टू डंबल्स, डबल डंबल शेप है इसकी। तो यहां पे इस शेप को हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज द सॉसेज शेप। अब बेसिकली ये वो एरिया है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट है, 95%। अब जो डी है, डी डिपेंडिंग अपॉन ओरिएंटेशन कितनी तरह का हो सकता है, 5 तरह का। और डिपेंडिंग अपॉन शेप ये 2 तरह का, एक डबल डंबल है लेकिन जो एक डी है उसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो अब 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है 3dxy। अब तुम देख सकते हो कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये बेटा z एक्सिस है। अब यहां पे मेरे पास जो 2 डंबल आ रहे हैं वो तवज्जो तलब बात ये है कि वो क्या है, वो बिटवीन है x एंड y एक्सिस, x और y एक्सिस के बिटवीन मौजूद है, इनके दरमियान मौजूद है। इसी तरह जब तुम YZ पे जाओगे तो यहां पे क्या होगा, अगेन 2 डंबल आएंगे और वो 2 डंबल किन के दरमियान मौजूद होंगे, Z और X के। तो यानी कि बिटवीन Z एंड X, Z एंड Y करना है इसको जनाब हमने, Z एंड Y एक्सिस। तो जनाब मैं यहां पे कर देता हूं Y, Z एंड Y एक्सिस। इसके बाद आ जाता है भाई 3dxz। अब यहां पे क्या तुम देख सकते हो कि ये X और Z के दरमियान है, तो यानी कि ये आ गए बिटवीन Z एंड X एक्सिस। तो इस तरह से ये तीनों जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट है क्योंकि ये बिटवीन एक्सिस आ रहे हैं। इसके बाद चौथा देख लेते हैं जो कि क्या है, 3dx² और y²। अब ये तुम देख सकते हो कि ये एग्जैक्टली अलोंग द एक्सिस है, ये एग्जैक्टली क्या है, अलोंग द एक्सिस है। तो इस पे हम मेंशन कर लेते हैं अलोंग x एंड y एक्सिस। तो लिहाजा ये है 3dx² माइनस y²। अब अगली बात 3dz²। यहां पे क्या है, एक लोब होता है अलोंग z एक्सिस और एक इसके इर्द गिर्द, ये तुम्हें एक स्फेयर सा नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं कॉलर। इसको क्या कहते हैं, कॉलर। तो इसकी शेप बाकियों से डिफरेंट है, इसको बेटा हम कहते हैं बाई लोब्ड यूनी कॉलर। इसको क्या कहा जाता है, बाइलोब्ड यूनिकॉलर। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से ये कितनी तरह के हो गए हमारे पास, डी 5 तरह के। तो अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं कि कौन कौन से डी ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बिटवीन एक्सिस होती है। तो तुम कहोगे सर 3, कौन कौन से, dxy, dyz और dzx। फिर मैं तुमसे पूछता हूं भाई कौन सा डी ऑर्बिटल है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अलोंग द एक्सिस होती है। तो तुम बड़े आराम से कहोगे सर 3dx² माइनस y²। फिर मैं तुमसे पूछता हूं कि कौन सा ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, जिसकी शेप बाकियों से डिफरेंट होती है। तो तुम कहोगे सर इट इज dz²। मैं पूछ लेता हूं शेप कौन सी है, तुम कहोगे बाइलोब्ड यूनिकॉलर, बाइलोब्ड यूनिकॉलर। तो ये बात अब तुम्हें क्लियर हो गई। अब अगली बात जो इंपॉर्टेंट बात है वो तुम्हें अपने माइंड में बिठा लेनी है। वो क्या बिठानी है कि ये तो हो गए 3, एक चौथा भी होता है। वो कौन सा है अभी हमारे पास चौथा जनाब हमारे पास है एफ सबशेल। चौथा कौन सा होता है, एस सबशेल या उसका ऑर्बिटल। जो बेटा एफ होता है, ठीक है, इसके 7 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। कितनी तरह के, 7 तरह के। और इसकी शेप बहुत ज्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स होती है। तुम एक किस्म से कह सकते हो कि ये
जस्ट लाइक ट्रिपल डंबल जो है वो होता है, इसलिए नॉर्मली उसको तुम्हारे सिलेबस में डिस्कस नहीं किया गया। लेकिन तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि वो कितनी तरह का है, वो 7 तरह का है, डिपेंडिंग अपॉन ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के हवाले से। तो अब जल्दी से बता दो भाई कितनी तरह के ऑर्बिटल हमने डिस्कस किए, 4 तरह के। याद कर लो, sp-d-f, 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 जल्दी से रिवाइज करो इसको, sp-d-f, sp-d-f। अब ये बेटा लेक्चर के एंड तक बार बार आते जाएंगे, तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे। शेप्स रिवाइज कर लो, एस स्फेरिकल, पी डंबल लाइक, डी डबल डंबल या सॉसेज। चलो बच्चे अब देखते हैं हमने यहां से क्या सीखा। तो क्वेश्चन शामिल करते हैं भाई। डी ऑर्बिटल विच इज बाइलॉब्ड विद कॉलर इज रिप्रेजेंटेड एज, ऐसा डी ऑर्बिटल जो कि बाइलॉब्ड हो और उसमें कॉलर भी हो, कौन सा है भाई? जी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जी स्क्र या डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। यस माय सन, यू आर राइट, द करेक्ट आंसर इज चार्ली, डी जी स्क्र के साथ जाएंगे हम। एक और क्वेश्चन शामिल करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर करेक्ट फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट पी सब एनर्जी लेवल हैज 3 ऑर्बिटल्स। बिल्कुल जी, px, py और pz, तो ये तो करेक्ट है। फिर आ जाता है भाई, एनर्जी ऑफ 4s इज लेस देन दैट ऑफ 4d। अब बेटा एक जनरल कंपैरिजन कर लेना कि जब भी तुम किसी एक पर्टिकुलर शेल की बात करोगे उसमें सबसे कम एनर्जी s की होगी, s से ज्यादा p की, p से ज्यादा d की और d से ज्यादा f की। अब यहां पे लिया हुआ है 4s, 4s का मतलब है कि ये 4th शेल का s है और इसको किसके साथ कंपेयर कर रहा है? 4th शेल के d के साथ। तो जाहिर सी बात है s की एनर्जी d से कम होगी, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फिर आ जाता है s ऑर्बिटल हैज अ स्फेरिकल शेप। बिल्कुल जी, इसकी शेप स्फेरिकल होती है। इसके बाद आता है जी, ऑल डी ऑर्बिटल्स हैव 4 लोब्स। जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं, क्या सब डी ऑर्बिटल्स के 4 लोब्स होते हैं? क्या ये करेक्ट है? नो जी, ये इनकरेक्ट है। हमारे पास जो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, इनके 4 लोब होते हैं, जबकि जो हमारे पास डी जी स्क्र है ये बाइलोब्ड होता है, ठीक है, और इसमें एक कॉलर होता है। इज दैट क्लियर? तो ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या था? ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर करेक्ट फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल एक्सेप्ट सवाए एक के। तो बेटा वो कौन सा है? वो है डेल्टा। ऑल डी ऑर्बिटल्स हैव 4 लोब्स। एक और क्वेश्चन, पीएमसी का पास क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द लोब्स ऑफ डी ऑर्बिटल दैट लाई बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बिटवीन लाई करते हैं। फर्स्ट 2, फर्स्ट 3, इन ऑल एक्सिस नन ऑफ दीज। जी, तो यहां पे हमारे पास करेक्ट चॉइस क्या आ जाएगी? बीटा फर्स्ट 3। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इन तीनों के। और अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं कि कौन से अलोंग द एक्सिस हैं, तो अलोंग द एक्सिस सिर्फ एक आएगा। कौन सा? एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। क्वेश्चन है भाई, अगेन पीएमसी का पास क्वेश्चन है। द शेप्स ऑफ सबशेल आर डैश इफ द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर इज 2। ओ, क्वांटम नंबर, ये तो अभी हमने पढ़े ही नहीं। इसका मतलब ये तो अभी हमें पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमें तो अभी क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। तो चलो, पास क्वेश्चन है, आंसर मैं बता देता हूं, वेरीफाई जाके करेंगे
क्वांटम नंबर्स में। तो बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होती है। अगर 0 है तो S है, 1 है तो P है, 2 है तो D है, 3 है तो F है। तो लिहाजा यहां पे मेरे पास ये क्या है, मेरे पास ये D है। क्या है? D है, D है। तो लिहाजा इसकी शेप क्या आ जाएगी, इसकी शेप आ जाएगी बीटा, यानी कि डबल डंबल, डबल डंबल। क्वेश्चन और शामिल करते हैं। अगेन पीएमसी का पास क्वेश्चन है, द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल, ना होने के बराबर है, उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे, एटम कहेंगे, ऑर्बिटल कहेंगे? यस, ऑर्बिटल कहेंगे ना। रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को फोकस करो। द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज निग्लिजिबल, मैक्सिमम नहीं है, निग्लिजिबल है। ये भी रॉन्ग है। इसका मतलब इसको कहेंगे नोड कह लेंगे या नोडल प्लेन कह लेंगे। अगर निग्लिजिबल की जगह वो लिख देता मैक्सिमम, तो फिर बेटा हम आंसर के साथ जा सकते थे ऑर्बिटल। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। अब बेटा चलते हैं हमारे सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट की तरफ, जो कि सेकंड सेगमेंट है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स, क्वांटा नंबर्स, क्वांटम नंबर्स जी। अब जब तुम क्वांटम नंबर स्टडी करोगे तो इतने सारे क्वेश्चन जो हैं ये एग्जामिनर तुमसे पूछ सकता है, और तुम्हें हर क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, और देना आना चाहिए, और करेक्ट आना चाहिए। अब देखते हैं कितने क्वेश्चन जो हैं वो तुमसे पूछ सकता है। दी क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब्स, 4 क्वांटम नंबर दिए हैं। एक दिया है प्रिंसिपल, एक दिया है एजीमुथल, एक दिया है मैग्नेटिक, और एक दिया है स्पिन। अब कितनी बातें जो है वो पूछता है। पहली बात, दी एनर्जी लेवल और शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, दी शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब शेल। तीसरी बात, दी ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल विद इन अ सब शेल। चौथी बात, दी नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स। पांचवी बात, दी ऑर्बिटल इज एस, पी, डी और एफ। छठी बात, द डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। सातवीं बात, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आठवीं बात, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन शेल। नौवीं बात, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। 10वीं बात, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल। बेटा देखो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर तुमसे पूछ सकता है। ये तुम्हें किसी ने नहीं बताने, ये तुम्हें बताने हैं सिर्फ तुम्हारे हैकर ने। ये तुम्हें कहाँ मिलने हैं? ये मिलने हैं तुम्हें सिर्फ topgrade.pk पे। बेटा वहां सिर्फ केमिस्ट्री का डाटा नहीं मिलना, वहां केमिस्ट्री की हैक्स नहीं मिलनी, वहां बेटा तुम्हें बड़ी इंटरेस्टिंग हैक्स मिलनी है। बायो की भी तुम्हें इंटरेस्टिंग हैक्स मिलेंगी, फिजिक्स की भी, इंग्लिश की भी। कि एक और इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताता चलूं, लॉजिकल रीजनिंग एज वेल, वो भी वहां पे मौजूद है। तो अब भी विजिट करो topgrade.pk, और जैसे केमिस्ट्री को हैक कर रहे हो बाकी सब्जेक्ट्स को भी हैक कर लो। तो देखो ये कितने क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर तुमसे पूछ सकता है। अब अगर इनमें से किसी एक क्वेश्चन का भी आंसर तुम्हें पहले नहीं आता, तो जरूरी है कि तुम क्वांटम नंबर्स को अगेन डिटेल के साथ स्टडी करो। क्या है ये नंबर्स, इनको अब हम स्टडी करते हैं। व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, इनकी खास बात क्या है, क्या खास बात है इन क्वांटम नंबर्स की। व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? तो एक सिंपल सी बात राय याद कर लो कि क्वांटम नंबर जो है ये सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज है। ये क्या है? ये सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज है। कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जो मैं तुम्हें यहां पे याद करवाऊंगा, वो तुमने याद कर लेनी है और लेक्चर के एंड तक हमारे साथ चलेंगी। अब इनको इंट्रोड्यूस किसने करवाया, ये कैसे मार्जे वजूद में आए,
ठीक है। पाकिस्तान कब मार्ज वजूद में आया था, कमेंट सेक्शन में बताना। याद है कि भूल गए हो? चलो वो नहीं याद तो ये तो याद कर लो कि क्वांटम नंबर किस तरह से मार्ज वजूद में आए। क्वांटम नंबर बेसिकली मार्ज वजूद में आए श्रोडिंगर की वजह से, बिकॉज दे गिव एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। यानी हाइड्रोजन एटम के लिए जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो सॉल्व तब होती है जब हम इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को पुट करते हैं। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं क्या और ये बताती क्या है? दे गिव अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन देती हैं। जैसे कि तुम्हें याद होगा हमारे बाबा जी कैसे पंजाब, पंजाब से लाहौर, लाहौर से डीएचए और तुम्हारे हाउस नंबर 42 तक पहुंचे, मेरे डॉक्टर के हाउस नंबर तक पहुंचे। ऐसे ही हमने ग्रेजुअली एक इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल डिस्क्राइब करना है एक एटम में। ये जो सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज है जो एक इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पे डिस्क्राइब कर देगा, उसका मुकम्मल एड्रेस हमें बता देगा। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएंगे क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर्स कितने हैं? क्वांटम नंबर्स हैं 4। हम इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को 4 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। इनमें सबसे पहला है शेल, दूसरा है सब शेल, तीसरा है ऑर्बिटल और चौथा है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 4 बातें याद रख लो। इलेक्ट्रॉन का शेल क्या है, फिर सब शेल क्या है, फिर ऑर्बिटल क्या है और फिर इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है। वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ये बातें तुमने यहां से अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। तो रिपीट करो, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, स्पिन। शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, स्पिन। रिपीट करो अगेन मेरे साथ, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, स्पिन। याद कर ली बातें? अब अगली बात, इनकी कुछ वैल्यूज हैं, इनको अभी याद कर लो। शेल के लिए तरतीब से वैल्यू रखनी है, 1 2 3 4 ऑनवर्ड चलता जाएगा। ठीक है, तुम फिर वक्त 4 कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कर ली। अब आ जाए आगे जो सब शेल पे। सब शेल के लिए भी 4 वैल्यूज याद कर लो, 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3 कर ली। फिर आ जाओ ऑर्बिटल के लिए। इसके लिए जो तुमने वैल्यूज याद करनी है वो वैल्यूज ये लिखी हुई है मैंने। ठीक है, 0 1 2 3 किया। अब कर लो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये भी कर ली। अब आगे आ जाओ स्पिन पे। 2 ही वैल्यूज है, -1/2 है या +1/2 है, -1/2 है या +1/2 है। अब ये देखो कि तुम्हारी कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप जो है अभी तक हो चुकी है। तुम्हें पता लग गया मैंने 4 तरह के क्वांटम नंबर करने हैं, 4 तरह के एड्रेसेस के अगेंस्ट करने हैं, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या है। ये यहीं पे याद करके, अगर नहीं याद की वीडियो को स्टॉप करो, इनको याद करो। अगला लेक्चर फिर तुमने नेक्स्ट इनको याद करने के बाद जो है वो सुनना है। हाँ जी, कर लिया याद। अब चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन है पीएमसी का, पांच क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स 2 क्वांटम नंबर, ओनली 1 क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर, 3 क्वांटम नंबर। तो कितनी तरह की मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यूज बताई हैं? 4 तरह की। इसका मतलब कितने क्वांटम नंबर हुए? 4 क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर। अब ये देखो पीएमसी का पास क्वेश्चन है, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो तुम्हें हम हर टॉपिक में, तुम्हारा हैकर तुम्हें साथ साथ पास क्वेश्चन लाजमी करवाता है, ताकि मेरे बच्चे को पता चल जाए कि उसकी तैयारी जो है वो वाकई प्रो लेवल पे जा रही है। आगे बेटा चलते हैं और एक और जो है वो क्वेश्चन शामिल करते हैं। क्वांटम नंबर्स आर सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज विच गिव सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। किस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन देते हैं ये? जी, प्लैंक्स के लिए, हाइजेनबर्ग के लिए, श्रोडिंगर के लिए या सबके लिए? यस, यू आर राइट।
द करेक्ट आंसर इज चार्ली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए। तो अपने लिए क्लैप करो, तुम्हें कम से कम क्वांटम नंबर होते क्या है ये पता चल गया, किस तरह से आए ये पता चल गया है, वैल्यूज क्या है ये पता चल गया है। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, हाई यील्डिंग पोर्शन ऑफ आवर लेक्चर, दैट इज द टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर की टाइप्स तो चार तरह के हमने डिस्कस किए। तो तुम्हें एक बेटा टेबल नजर आ रहा है, इस टेबल में बेटा एक बात पे फोकस कर लेना कि ये जो टेबल है इसका हर एक बॉक्स भी क्वेश्चन है, हर एक बॉक्स का दूसरे बॉक्स के साथ कंपैरिजन भी क्वेश्चन है। तो तवज्जो से अब हम इसको स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। जी बेटा, सबसे पहले कॉलम में मैं ले लेता हूं फीचर्स को, दूसरे कॉलम में मैं ले लेता हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, ठीक है। तीसरे कॉलम में मैं ले लेता हूं एजीमुथल क्वांटम नंबर को। याद रखना इसे सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, इसे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। फिर आ जाता है भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्या आ जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो बेटा सिंपल सी बात, जितने भी क्वांटम नंबर है इन्हें स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोशिश की जाती है इनके लिए इटैलिक लेटर्स का इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एल से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। और स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एस से। इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड चार क्वेश्चंस जो हैं वो किसके हो गए, रिप्रेजेंटेशन के। इसके बाद देखते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन, ये बताना क्या चाहता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें प्राइमरी इंफॉर्मेशन देता है वो देता है एनर्जी लेवल या शेल क्या है, एनर्जी लेवल या शेल क्या है। तो ऐसा क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल या शेल बताता है वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर आ जाता है, ये हमें बताता है शेप्स ऑफ सबशेल। तो ये हमें शेप्स ऑफ सबशेल के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलते हैं, सबशेल पता चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ गया। फिर आ गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है, ये हमें बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में, उनकी डीजेनरेसी के बारे में और ओरिएंटेशन के बारे में। ये अब ऑर्बिटल का तो चलो पता चल गया, ये डीजेनरेसी क्या चीज है। एक सबशेल के जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। तो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो उन्हें हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। इसके बाद आ जाता है भाई स्पिन क्वांटम नंबर, क्या बताता है, ये हमें बताता है स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हमें बताता है, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये हमें किससे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा स्पिन क्वांटम नंबर से। तो यानी यहां से भी तुम्हारे चार क्वेश्चन हो गए। फिर चलते हैं आगे, इनकी वैल्यूज पे बेस्ड क्वेश्चन। वैल्यूज मैंने तुम्हें इनकी पहले भी बताई हैं, ठीक है, फिर से बताने लगा हूं जी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू 1 2 3 ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक हो सकती है। इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर की जब हम बात करते हैं तो ये जी मेरे पास इसकी वैल्यू मैंने तुम्हें कहा था 0 1 2 3 याद कर लो, ये तुम्हारे लिए चार वैल्यूज काफी है, वैसे ऑनवर्ड जा सकती हैं। तो इसकी कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, इसका एक फार्मूला होता है दैट इज n-1। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए तुम इसकी जो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट कर सकते हो, वो डिटरमिन कर सकते हो, ठीक है, कि इसकी कितनी वैल्यूज जो हैं वो मेरे पास n के अकॉर्डिंग आती है। तो इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए तुम क्या इस्तेमाल करते हो, फार्मूला n-1। तो यहां से ये दो बातें आ सकती हैं, वैल्यू की भी और फार्मूला की भी। फिर चलते हैं जनाब आगे, और आगे हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज 0 +-1 +-2 +-3, लेकिन ऑनवर्ड चल सकता है, लेकिन तुमने सिर्फ यही करनी है, ठीक है।
इस तरह से भी तुम इसको लिख सकते हो कि माइनस से शुरू करो, फिर सेंटर में 0 आएगा, फिर प्लस वाली वैल्यूज शुरू हो जाएंगी। फिर आ जाता है स्पिन क्वांटम नंबर, +1/2 -1/2। तो अब बेटा यहाँ पे तुम इंपॉर्टेंट बात देख लो कि किस तरह से हम इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, इनकी कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो पॉसिबल है। तो अब हम इनको एक एक करके आपस में रिलेट करने वाले हैं। तो चलो इनको अब रिलेट करते हैं, वो है इनकी वैल्यू रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से रिलेशन। बेटा सिंपल सी बात है, अगर n की वैल्यू 1 है तो शेल k है, 2 है तो l है, 3 है तो m है, 4 है तो n है। तरतीब से याद किया हुआ 1 2 3 4 KLMN, 1 2 3 4 KLMN, 1 2 3 4 KLMN, याद रहो गया। अब अगली तरफ चलते हैं, आगे क्या आ जाती है भाई, l की वैल्यू 0 है तो s है, 1 है तो p है, 2 है तो d है, 3 है तो f है। तरतीब से वैल्यू याद की थी 0 1 2 3, अब वो तरतीब से याद कर लो, SPDF 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 SPDF, हो गया याद। आगे चलते हैं, आगे जनाब अब आ जाती है बात s की। s जो ऑर्बिटल है भाई वो अकेला ही है, उसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है 0, जबकि जो p है भाई, p डिवाइड होता है 3 में, px px py pz 3 में, लिहाजा उसकी 3 वैल्यूज है, -1 0 +1। इसी तरह से जो d है तुमने देखा वो कितने में डिवाइड होता है, 7 में, 7 तरह का होता है, ठीक है, 7 तरह का होता है, x dxy dyz dzx dx² -y² dz²। तो इसकी वैल्यू 5 आ गई, -2 -1 0 +1 +2, सॉरी 7 नहीं 5 तरह का है। इसके बाद आ गया f जो है ये 7 तरह का है, f 7 तरह का है जी, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो इस तरह तरतीब से s की 1 वैल्यू, p की 3, d की 5, f की 7। तो शुरू कहां से करनी है, सेंटर वाली वैल्यू 0 रहनी है, इसके बाद जैसे जैसे वैल्यू बनानी है +-1 +-2 +-3, याद हो गया। अब आ गया भी स्पिन। स्पिन के लिए इंपॉर्टेंट बात याद रखना, क्लॉकवाइज को -1/2 और एंटी क्लॉकवाइज को +1/2। तो इस तरह से इस पोर्शन से देखो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सिर्फ तुम्हें टॉप ग्रेड डॉट पीके पे मिल सकते हैं और नहीं कहीं मिलने वाले। अब बेटा हमारे पास आ जाता है हर एक की इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस ऑफ ईच क्वांटम नंबर। तो हर सिग्निफिकेंस जो मैं बताऊंगा, हर सिग्निफिकेंस इटसेल्फ एक क्वेश्चन है जी। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, ये हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, रेडियस ऑफ शेल। तो इसके लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, Rn = n² ओवर z उसका एटॉमिक नंबर आ गया, इंटू 0.529 एंगस्ट्रम। तो इस तरह से बेटा हम किसी भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन के शेल का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये जो रेडियस है यही डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम न्यूक्लियस। तो पहली बात रेडियस आ गया, दूसरी बात डिस्टेंस आ गया। अब हमने कहा था कि हमें एनर्जी लेवल बताता है, एनर्जी बताता है सब शेल की। तो उस शेल की एनर्जी का फार्मूला क्या है, ये भी बोहर का दिया हुआ है, -1313.315 z² और यूनिट है किलोजॉल पर मोल। तो इस फार्मूले को भी याद कर लेना। फिर अगली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि इससे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाते हैं एक गिवन शेल के अंदर कितने हैं। यानी कि अगर तुम यहां पे 1 पुट करोगे तो आंसर आएगा 2, 2 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा 18, 4 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा 32। तो इस तरह से तुमने n की वैल्यू यहां पे पुट करनी है। अगर पहला शेल है तो 1 आएगी, दूसरा शेल है तो 2 आएगी, तीसरा शेल है तो 3 आएगी। तो इससे बेटा हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। फिर आ जाता है हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, सब शेल की बात नहीं हो रही, ऑर्बिटल की बात हो रही है। तो इसका फार्मूला भी अच्छे से याद कर लेना, वो 2n² था, ये क्या n² है, आपस में मिक्स ना कर देना, वो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, ये ऑर्बिटल है, ये क्या है, ये ऑर्बिटल है, ये क्या है, ये ऑर्बिटल है। बात को याद रखोगे, जेन में रह जाएगी मेरे बच्चे के बात। तो
इस बात को अच्छे तरीके से अपने जहन नशीन कर लो, जहन में बिठा लो। यानी अब अगर तुम यहाँ पे 1 पुट करोगे आंसर आएगा 1, यानी पहले शेल का एक ही ऑर्बिटल है। यहाँ पे 2 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा 4, तो पहले शेल के 4 ऑर्बिटल होंगे, दूसरे शेल के 4 ऑर्बिटल होंगे। कौन कौन सा? 2s, 2px, 2py, 2pz। इस तरह से बेटा ये चलेगा। फिर जनाब इस तरफ हम आ जाते हैं जो कि है एजीमुथल सेकेंडरी या एंगुलर क्वांटम नंबर। जी, अब इस क्वांटम नंबर की क्या सिग्निफिकेंस है? ये फाइन या मल्टीपल स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करता है। फाइन या मल्टीपल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास डिफेक्ट था किसका? ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये बेटा बोहर्स एटॉमिक मॉडल का एक डिफेक्ट था। अब ये डिफेक्ट क्या था कि मेरे पास एक स्पेक्ट्रल लाइन है, जब मैं उसको हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर से देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि वो क्लोजली स्पेस्ड बहुत सारी लाइंस हैं, वो क्लोजली स्पेस्ड बहुत सारी लाइंस हैं। अब ये जो एक लाइन बहुत सारी लाइंस में स्प्लिट हुई है, इसको कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर या मल्टीपल स्ट्रक्चर। तो बोहर को नहीं पता था कि एक शेल आगे सब शेल्स के अंदर डिवाइड होता है, तो चूंकि इसने सब शेल्स का कॉन्सेप्ट दे दिया, तो इसका मतलब ये जो फाइन स्ट्रक्चर या मल्टीपल स्ट्रक्चर है, ये किस वजह से आ रहा है? ये सब शेल्स की वजह से आ रहा है। इसके बाद ये हमें बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। फार्मूला याद रख लेना, एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं। इस फार्मूला से एक शेल में ऑर्बिटल का पता चला, इस फार्मूला से हमें पता चलेगा कि एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं। तो इसका फार्मूला है 2l+1, 2l+1। तो l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। अच्छा भाई, अब अगली बात, अगर तुम यहां पे पुट करते हो, फर्ज करो 0, क्योंकि इसकी वैल्यू तुमने 4 करनी है, 0 1 2 3, तुम्हारे पास m का जवाब आएगा, एक ही हमारे पास ऑर्बिटल आएगा। अगर यहां पे पुट करते हो तुम 1 तो जवाब आएगा 3, यानी दूसरे सब शेल के कितने ऑर्बिटल होंगे? 3। अगर तुम यहां पे पुट करते हो 2 जवाब आएगा 5, यहां पे 3 पुट करते हो जवाब कितना आएगा? 7। अब बेटा आगे आ जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इसका अलहदा से फार्मूला है, वो क्या है? 2 × 2l+1। तो अभी तक मैंने यहां से तुम्हें 1 2 3 4 5 फार्मूले करवा दिए, बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको तुमने याद रखना है। तो अब इस फार्मूले की बेस पे मैं एल वैल्यू ले लेता हूं 0 1 2 3, और सबशेल क्या ले लेता हूं? वो मैं ले लेता हूं SPDF। तो अब मैं अगर इधर 0 पुट करूंगा तो आंसर आएगा 2। अब अगर बेटा मैं यहां पे 1 पुट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 6। मैं यहां पे 2 पुट करूंगा तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 10। मैं 3 पुट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब S में जब इलेक्ट्रॉन अगर पूछ लिए जाए तो 2 होते हैं, P में पूछ लिए जाए तो 6 होते हैं, D में पूछ लिए जाए मैक्सिमम तो 10 होते हैं, और F में पूछ लिए जाए तो 14 होते हैं। अब बेटा अगली बात मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए। अब चूंकि हमने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट की, तो एक ही वैल्यू आई थी S सब शेल के लिए, लिहाजा एक ही ऑर्बिटल आएगा S। P के लिए हमारे पास 3 वैल्यूज आई थी, इसलिए P जो है वो डिवाइड हुआ PX, PY, PZ में। अब इन तीनों की ओरिएंटेशन डिफरेंट है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट रखते हैं, लेकिन एनर्जी सेम है। इसलिए चूंकि ये 3 है, एनर्जी सेम है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? 3-fold डीजनरेट। तो डीजनरेट का क्या मतलब होता है? दोबारा से बेटा बता रहा हूं, नोट कर लो। डीजनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी। तो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो उन्हें हम क्या कहते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। फिर आ जाता है भाई मेरे पास डी 5 में डिवाइड हो रहा है, XY, YZ, ZX, x² - y², ठीक है जी, और DZ²। अब ये 5 है, ये 5 क्यों है? क्योंकि डी सब शेल के लिए 5 वैल्यूज आती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो ये 5-fold डीजनरेट हमारे पास आ गया, ठीक है, इसे 5-fold डीजनरेट कहेंगे। तो इसकी वैल्यूज क्या होंगी? 0
प्लस माइनस वन 3 वैल्यू हो गई और प्लस माइनस 3 5 वैल्यूज होगी। तुम ऐसे भी कह सकते हो -2 -1 0 +1 +2। फिर आ जाता है भाई एफ जो है ये 7 में डिवाइड होता है, तो एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जी क्यूब, एफ एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एफ एक्स वाई स्क्र माइनस जी स्क्र, एफ जी स्क्र माइनस एक्स स्क्र, एफ एक्स वाई जेड। तो बेटा इसको हम कहते हैं 7 फोल्ड डीजेनरेट, 7 फोल्ड डीजेनरेट, 7 फोल्ड डीजेनरेट। तो इसकी 7 वैल्यूज है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। कौन कौन सी? 0 +-1 +-2 और +-3, यानी प्लस वाली वैल्यू अलग है, माइनस वाली वैल्यू अलग है। तुम ऐसे भी कह सकते हो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, इस तरह से सो ऑन बेटा ये चलता जाएगा। फिर आ जाता है भाई जीमन एंड स्टार्क्स इफेक्ट। जी जीमन या स्टार्क इफेक्ट क्या है? ये भी बेटा हमारे पास किसके डिफेक्ट्स हैं? बोहर एटॉमिक मॉडल के। किसके डिफेक्ट्स हैं? बोहर एटॉमिक मॉडल के। डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब ये डिफेक्ट्स हमें क्या बताते हैं? पहले नंबर पे जीमन इफेक्ट को देख लेते हैं। जीमन, इसको तुम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उससे याद रख सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो होता क्या है कि जब हम एक स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें जो उसकी लाइंस है, स्पेक्ट्रल लाइंस है, वो आगे कंपोनेंट लाइंस में डिवाइड हो जाती। तो सपोज ये एक लाइन थी, ये आगे कंपोनेंट लाइन में डिवाइड होगी। सपोज ये लाइन आ रही थी पी सब शेल के लिए, तो ये लाइन 3 में डिवाइड हो गई। क्यों? क्योंकि तीनों की एनर्जी पहले सेम थी, पी सब शेल के जो तीनों ऑर्बिटल थे, लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट होने की वजह से तीनों का इंटरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ डिफरेंट हुआ। लिहाजा पी कितने में डिवाइड हो गया? 3 में, पी एक्स, पी वाई, पी जी। तो तीनों ऑर्बिटल के लिए 3 लाइंस आ जाएंगी। अब अगर ये काम तुम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कर रहे हो तो इसको कहोगे जीमन इफेक्ट। और यही काम बेटा अगर तुम ई स्ट्रेंथ यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कर रहे हो तो इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे स्टार्क्स इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। तो यहां पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसी ही स्प्लिटिंग देगी। तो एस किसी में डिवाइड नहीं होगा, पी की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो 3 में डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह से जो डी है उसकी स्पेक्ट्रल लाइन 5 में और एफ की स्पेक्ट्रल लाइन 7 में डिवाइड हो जाती है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर को। स्पिन क्वांटम नंबर की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि जो डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर था अल्कली मेटल्स के केस में आ रहा, इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल था। अगर मैं अल्कली मेटल्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो वो है NS1। अब इनके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन सिग्नल जो है वो डबल डबल आ रहे थे। ऐसा अब क्यों था? अब फॉर एग्जांपल मैं सोडियम का स्पेक्ट्रम देखता हूं तो मुझे पता चलता है भाई सोडियम के स्पेक्ट्रम में 2 क्लोजली स्पेस्ड येलो लाइंस हैं। सोडियम के स्पेक्ट्रम में 2 क्लोजली स्पेस्ड येलो लाइन है। तो इसको एक्सप्लेन किया गॉडस्मिथ और हेलनबेक ने। इनका क्या कहना था? इनका कहना यह था कि हो सकता है भाई कि जो सोडियम है जब उसका तुम स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसमें एक से ज्यादा एटम्स हैं। किसी एक एटम में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज था लेकिन दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो अब चूंकि एटम्स एक से ज्यादा थे तो जाहिर सी बात है एक की स्पिन क्लॉकवाइज है, दूसरी की एंटी क्लॉकवाइज है, तो स्पेक्ट्रम के अंदर 2 लाइन जो है वो अपीयर हो गई। इसको कहते हैं बेटा डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर इन अल्कली मेटल्स। डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर इन अल्कली मेटल्स। डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर इन अल्कली मेटल्स। अब इस कॉन्सेप्ट को मेरे बच्चे ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ क्वांटम नंबर्स। अब हम इसी स्टोरी को एक्सटेंड करते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी स्टेटमेंट थी द क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब्स द एनर्जी लेवल और शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम। तो ये कौन बताता है? ये हमें बताता है भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसको हम 1 कह देते हैं। फिर आ जाता है भाई द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबशेल। ये हमें किससे पता चलती है? ये हमें पता चलती है एजीमुथल क्वांटम नंबर से। तो हम बीटा को कह देते हैं नंबर 2। फिर आ जाता है भाई नंबर 3 पे
ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल विद इन अ गिवन सबशेल। तो ओरिएंटेशन किससे पता चलती है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। तो इसको हम क्या देते हैं भाई? नंबर 3। फिर आ जाता है भाई द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स विद इन अ गिवन सबशेल। ये किससे पता चलता है? याद करो क्या था इसका फार्मूला? इसका फार्मूला था 12 + 1। तो ये किससे पता चला? एल से, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर से। तो इसका आंसर क्या आ गया? बीटा आ गया। फिर चलते हैं भाई, द ऑर्बिटल एस है, पी है, डी है या एफ है। ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है एल वैल्यू से, वो 0 है, वो 1 है, वो 2 है या 3 है, उससे हमें पता चलेगा। तो जनाब इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर भी आ जाएगा बीटा फॉर नंबर 5। फिर आ जाता है नंबर 6, द डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। डिस्टेंस कैसे पता चलता है? ये भी हमें किससे पता चलता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो इसको मैं कह देता हूं भाई नंबर 6। फिर आ जाता है भाई नंबर 7, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, किसका नाम था? एजीमुथल क्वांटम नंबर का। तो ये आ गया नंबर 7। फिर आ जाता है भाई द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ गिवन शेल। क्या फार्मूला होता है इसका? n²। तो जाहिर सी बात है किससे पता चला? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो इसका आंसर आ गया अल्फा 8 का। फिर आ जाता है नंबर 9, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। ये किससे पता चलती है? स्पिन क्वांटम नंबर से। आया कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये आ गया नंबर 9 का। फिर आ जाता है भाई नंबर 10 का, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। एक सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो कितनी है हमारे पास, ये हमें कैसे पता चलता है? ये भाई हमें पता चलता है फार्मूले से 2 × 12 + 1। तो इस फार्मूले में हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एल की, जो कि क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा बीटा, यानी कि 10। तो इस तरह से बेटा तुमने देखा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर तुम कर सकते हो। तो अब तुम मास्टर ब्लास्टर हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए, मुझे पता है तुमने बड़े आराम से क्रैक कर लेना है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को और इनको क्रैक करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है जी, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अकोमोडेटेड इन द nth एनर्जी लेवल इज गिवन बाय। जी, nth एनर्जी लेवल का क्या मतलब है? एनर्जी लेवल से मुराद है हमारे पास शेल। एक शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है आ रहे हैं, ये हमें कहां से पता चलने वाला है? ये हमें पता चलने वाला है फार्मूले से, दैट वाज n²। तो है यहां पे कहीं n²? यस, इट्स डेल्टा। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके ऑर्बिटल की जगह इलेक्ट्रॉन कर दूं तो फिर तुम्हारा आंसर क्या होगा? द आंसर विल बी चार्ली, यानी कि इसका आंसर फिर हो जाएगा 2n²। तो इस तरह से बेटा ये बात याद रखना कि ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। एक और क्वेश्चन शामिल करते हैं, एन इलेक्ट्रॉन हैज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 एंड नंबर ऑफ इट्स सबशेल। इसमें कितने सबशेल होंगे? एंड नंबर 2 ऑर्बिटल वुड बी रिस्पेक्टिवली। अब देखो तवज्जो दो, सबशेल के लिए हमें क्या चाहिए? n-1। हमें क्या चाहिए? n-1। तो अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है जी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3। तो मैं करता हूं भाई 3 - 1। इससे मुझे किसकी वैल्यू मिल जाती है? इससे मुझे मिल जाती है L की मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज 2। अब इसका मतलब L जो है वो 2 है, तो इससे पहले बेटा 1 भी होगा, इससे पहले 0 भी होगा। ठीक है, तो 0 के लिए आ जाएगा 3s, 1 के लिए आ जाएगा 3p और 2 के लिए आ जाएगा 3d। तो इस तरह से इसकी कितनी वैल्यूज होंगी? 3। ठीक हो गया, 3 सबशेल आ गए। अब ऑर्बिटल की बात करते हैं तो n²। तो 3 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है? 9। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो द करेक्ट आंसर विल बी चार्ली। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा?
चार्ली आ जाएगा मेरे पास। इज दैट क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम यहां से? तो द करेक्ट आंसर विल बी चार्ली। मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा चार्ली। क्लियर हो गया बेटा? अब हम चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन शामिल करते हैं। पीएमसी का पास क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डैश इंटेगर अप टू इंफिनिटी। जाहिर सी बात है, इट इज नॉन जीरो पॉजिटिव इंटेगर। ठीक है, जीरो हमने इंक्लूड नहीं किया, जीरो हमने देखा था एजीमुथल क्वांटम नंबर के केस में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के केस में। फिर आ जाता है भाई हमारे पास एक और क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है वो हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है, ये अब हमने देखना है। तो पहले नंबर पे जी मेरे पास n आ गया 3, यानी कि शेल 3 है। उसके बाद l जो है वो आ गया 1, 1 वैल्यू किसके लिए होती है? p के लिए होती है, तो ये आ गया 3p। उसके बाद जो है m वो कहता है जी वो है मेरे पास 0, m क्या है? 0 है। तो p के लिए m वैल्यू 0 हो सकती है। क्या ये पॉसिबल है कि p के लिए m वैल्यू 0 हो? जी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। आगे तो फिर जारी बात है, जाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। आगे जो है वो हम चलते हैं। ठीक है, n जो है वो हमारे पास 3 है। ठीक है, l जो है वो मेरे पास 1 है, तो m जो है वो -1 है। क्या -1 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? आगे बाद में चलते हैं, पहले यहां ब्रेक लगाओ। फिर आ जाता है जी n इज इक्वल टू 3, लिख दिया जी 3। l इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया 0। तो क्या इसके लिए m -1 हो सकता है? जी देखते हैं। इसके बाद आ गया n जो है वो मेरे पास है 2 और l जो है वो मेरे पास है 1, यानी कि ये हो गया मेरे पास p और m की वैल्यू है जाहिर सी बात है +1। क्या ये पॉसिबल है? तो यहां पे आके मुझे पता है मेरा बच्चा फंस रहा था, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो उसके दिमाग में घूमी फिरी जा रहा था, उसको मैं थोड़ा सा सीधा करता हूं। तो सिंपल सी बात है बेटा, मेंशन कर लो, s के लिए है 0, p के लिए क्या है +1, 0, -1। तो d की तो कहीं बात ही नहीं हुई, चूंकि इनकी बातें हुई हैं सिर्फ, तो इसी को अब हम अप्लाई करते हुए चलते हैं। अब पहले केस में m 0 था, तो जाहिर सी बात है p है, तो p के लिए m 0 हो सकता है, इसका मतलब ये करेक्ट है। स्पिन या तो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, ये करेक्ट है। फिर आ जाता है मेरे पास b, बीटा ऑप्शन में जो मेरे पास m है वो -1 है, तो p के लिए -1 हो सकता है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। स्पिन +1/2 है, ये -1/2 है, ये भी करेक्ट है। आगे चलते हैं जी, चार्ली में l जो है वो 0 है, तो l जब 0 होता है तो वो क्या होता है? वो होता है हमारे पास s। ठीक है, ये मैंने किया हुआ है s। अब s के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, जो कि 0 है। इसने क्या दी है? -1, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? तो इनकरेक्ट आंसर क्या आ गया? ये वाला। अब डेल्टा ऑप्शन को देख लेते हैं। l जब 1 है यानी कि p है, तो m जो है वो क्या हो सकता है? +1, बिल्कुल जी पॉसिबल है यहां पे हमारे पास। तो द करेक्ट आंसर विल बी क्या आ जाएगा हमारे पास? चार्ली। ठीक है, क्योंकि उसने पूछा कि कौन सा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नॉट पॉसिबल कौन सा है? नॉट पॉसिबल है हमारे पास बेटा चार्ली। अब बेटे आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन शामिल करते हैं, दी स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, अफबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, स्टार्क्स इफेक्ट या फिर जीमन इफेक्ट। यस माय सन, यू आर राइट, द करेक्ट आंसर इज जीमन्स इफेक्ट। अब बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड की जगह हम कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर मेरे बच्चे का आंसर क्या होगा? यस यू आर राइट, इन दिस केस आंसर विल बी चार्ली, यानी कि स्टार्क्स इफेक्ट। तो दोनों तरह से बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है। एक और क्वेश्चन शामिल करते हैं, इफ द एजीमुथल क्वांटम नंबर इज 1 देन द वैल्यू ऑफ m विल रेंज फ्रॉम। जी एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो मेरे पास कितना है? 1 है। जी तो मैंने तुम्हें क्या बताई है भाई, वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला 2l + 1। तो तुमने यहां पे 1 पुट किया तो +1, यानी कि इसकी कितनी वैल्यूज आनी है? 3 वैल्यूज आनी है। और वो 3 वैल्यूज कौन सी होंगी? 0,
+-1, यानी तुम इनको इस तरह से भी लिख सकते हो -1 0 +1। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा? इट विल बी अल्फा -1 to 1। अच्छा, तुम ना इसमें डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम होती है माइनस में और सेम प्लस में। जहां माइनस से शुरू हो रहा है प्लस में भी उतनी होगी, तो वो सिर्फ तुम्हें अल्फा में मिल रहा है, तो इसलिए तुम डायरेक्टली बाकी तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन शामिल करते हैं। द नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस ऑफ अ सबशेल फॉर विच n is equal to 4 and I is equal to L is equal to 3। n की वैल्यू जो है वो 4 है और L की वैल्यू 3 कब होती है? L की वैल्यू 3 तब होती है जब ये हो D। S के लिए कितनी है? 0 है। P के लिए कितनी है? 1 है। और D के लिए है 2 और सॉरी F के लिए जो है वो 3 है। ठीक है, तो मैं ना इसको चेंज करता हूं, मैंने D लिख दिया, मैं इसको करता हूं F। ठीक है, तो देख लो लिखने का फायदा जो है वो हो जाता है। ऐसे जारी सी बात है, तुम्हें भी फायदा होगा अगर तुम उसको लिख के जो है वो सॉल्व करोगे। तो बेटा 4F आ गया तुम्हारे पास। अब जो 4F है, F के लिए कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल होती है? तो इसका हमने जो है वो क्या फार्मूला किया हुआ है? इसका फार्मूला जो है वो हमने किया हुआ है कि m is equal to 2l plus 1। तो जारी सी बात है, तुम यहाँ पे क्या करते हो? तुम सिंपली यहाँ पे पुट कर देते हो 3, तो 3 2 6 + 1, कितनी ओरिएंटेशन होगी? 7। तो अब उसने चूंकि सिंपल ओरिएंटेशन या ऑर्बिटल पूछा है सब शेल में, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? चार्ली, यानी हम चार्ली के साथ जाएंगे 7 के साथ। एक और क्वेश्चन शामिल करते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर? क्या रेंज होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर की? n-1। चार्ली के साथ जाएंगे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, मैंने तुम्हें वहां भी हाईलाइट करवाया था, तो तुम्हें यहां से वेरीफाई हो गया कि भाई ये पीएमसी का पास्ट क्वेश्चन भी है। तो वो छोटी से छोटी बात को नहीं छोड़ता एग्जामिनर, छोटी से छोटी बात को जो है वो नोट करता है। एक और क्वेश्चन शामिल करते हैं। पीएमसी का पास्ट क्वेश्चन है फॉर अ सबशेल, जिसमें हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 2 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है 0 -2 -1 +1 +2। इट इंप्लॉइज दैट इट हैज डैश स्पेस ओरिएंटेशन। तो जितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है उतनी ओरिएंटेशन है। 5 है तो हम डायरेक्टली क्या कहेंगे? 5 है। ठीक है, तो जितनी वैल्यूज होंगी उतनी ओरिएंटेशन आ जाएंगी। अगर एक ही वैल्यू आती है आपके पास तो 1 है, अगर 3 वैल्यूज आती हैं तो 3 है, 5 आती है तो 5 है, 7 आती है तो 7 है। यही आपके पास 4 केस है, या 1 है या 3 है या 5 है या 7 है। एक किसके लिए होनी है? एस के लिए एक ही ओरिएंटेशन होती है जिसको 0 कहते हैं। पी के लिए 3 होती है, डी के लिए 5 होती है और एफ के लिए 7 होती है। एक और क्वेश्चन शामिल करते हैं भाई। पीएमसी का पास्ट क्वेश्चन है। ऑल 3 p ऑर्बिटल हैव द सेम एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड आर कॉल्ड डैश ऑर्बिटल। जी, क्या कहेंगे इनको? डीजेनरेटेड। तो चार्ली विल बी द करेक्ट आंसर। बेटा वो पी की जगह डी भी कर सकता है या एफ भी कर सकता है, तब भी आंसर सेम रहेगा। एक और बात याद रखना, वो इसके साथ फोल्ड मेंशन कर सकता है। पी 3 फोल्ड होता है, डी 5 फोल्ड होता है और एफ 7 फोल्ड डीजेनरेट होता है। एक और क्वेश्चन शामिल करते हैं पीएमसी का पास्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करती है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेल और एनर्जी लेवल, या ऑल ऑफ दिस? जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई लोकेशन भी तो बता रही है, एग्जैक्ट पोजीशन, शेल और एनर्जी लेवल भी तो बता रही है, तो फिर क्यों नहीं जो सबसे बेस्ट पॉसिबल है यानी कि डेल्टा के साथ जाएंगे हम। अच्छा बेटा, एक और क्वेश्चन, ये भी पीएमसी का क्वेश्चन है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस विल बी। जाहिर सी बात है, जितना शेल जो है हम आगे से आगे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से इंक्रीज करता जाएगा, हाइयर होता जाएगा। तो बेटा द करेक्ट आंसर विल बी चार्ली। ठीक है, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस विल बी, हाइयर की बजाय जो है
उधर भी ग्रेटर इस्तेमाल किया तो उधर भी उसके अकॉर्डिंग ना बेहतर ये है कि हम ग्रेटर इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो हायर ना करो तुम जो है इसका करो ग्रेटर, ठीक है। तो वो देखो अब यहां मैंने जानबूझ के पहले हायर मेंशन किया। क्यों मेंशन किया जानबूझ के हायर? ठीक है, जस्ट टू चेक योर सेल्फ। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब हम फ्लो में चल रहे होते हैं तो हम इस चीज पे फोकस नहीं करते कि हमने करेक्ट आंसर नहीं चूज करना, हमने बेटा बेस्ट पॉसिबल आंसर चूज करना है। तो जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो लोअर है, ग्रेटर है, हायर है या मॉडरेट है। तो अब डिस्टेंस की बात हो रही, तो जारी बात है डिस्टेंस भी उतना ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम हायर की टर्म इस्तेमाल करते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन को ऊपर वाले शेल के अंदर, बड़े शेल के अंदर लेके जा रहे होते हैं। तो इफ द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ठीक है, ये ग्रेटर है तो डिस्टेंस जो है वो न्यूक्लियस से वो भी क्या होगा? ग्रेटर होगा। अब बेटा ये चलते हैं आगे और बकायदा से अब हम बेटा प्रैक्टिस करेंगे क्वांटम नंबर वैल्यूज ऑफ 4 शेल्स की। तो बेटा पहले नंबर पे मेरे पास जो सबसे पहला शेल जो है यहाँ पे आ जाता है वो आ जाता है n की वैल्यू 1 के लिए। वो क्या है जी? वो मेरे पास है k। अब मैं सारी डिस्क्रिप्शन लिखूंगा k के लिए, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या रेंज करती है? ये होती है n-1। तो अब बेटा मैं n में से माइनस करता हूं 1 को l की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, इसकी रेंज कैलकुलेट करने के लिए। तो मेरे पास वो वैल्यू क्या आ जाती है? वो आ जाती है 0। अब 0 जब होती है बेटा l की वैल्यू तो मेरे पास सब शेल कौन सा होता है? s। अब s तो बाकी शेल का भी होगा। तो ये बताने के लिए कि ये कौन सी शेल का s है, मैं इसके साथ इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू लिख देता हूं, यानी कि 1। तो इसका मतलब ये आ गया 1s। अब अगली बात मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यूज निकलती हैं 2l+1 वाले फार्मूले से, 2l+1 वाले फार्मूले से। तो बेटा यहाँ पे अब अगर तुम पुट करोगे l की वैल्यू को 0 तो इसका आंसर जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वो तुम्हारे पास आएगा 1, जो कि एक्चुअली में क्या होगा? 0। एक्चुअली में क्या होने वाला है? 0 होने वाला है, ठीक है। जो वैल्यू है वो तो 0 बनेगी ना, एक पॉसिबल वैल्यू, और वो वैल्यू कौन सी होनी है? 0 होनी है। तो 0 है तो इसका मतलब सिर्फ s ही आ जाएगा तुम्हारे पास, और ये 1s है। इसके बाद है जी स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू तुम्हारे पास सिंपल सी बात है भाई, ये +1/2 भी हो सकती है, ये -1/2 भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद है। इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, तो इसका फार्मूला होता है 2n²। तो यहाँ पे हम सिंपली जो है वो पुट कर देते हैं 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर चलते हैं भाई आगे और चलते हैं सेकंड शेल की तरफ। तो सेकंड शेल में मेरे पास n की जो वैल्यू है वो है 2, और जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं और जब मैं इसको रिलेट करता हूं तो मेरे पास शेल कौन सा आ जाता है? l आ जाता है। अब बेटा जब मैं इधर 2 पुट करूंगा तो 2-1 मेरे पास l की जो लोअर वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1, ठीक है। हायर वैल्यू जो आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। इससे लोअर वैल्यू जाहिर सी बात है एग्जिस्ट करेगी 0। तो लिहाजा 0 किसके लिए है? s के लिए, और 1 किसके लिए है? p के लिए। तो लिहाजा चूंकि ये सेकंड शेल क्या है तो मैं इसको 2s और 2p कह दूंगा। अब s के लिए m की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, जो कि 0 है। जबकि p के लिए m की वैल्यू क्या होती है? ये आती है 3, जो कि हो सकती है 0 ±1, ठीक है। तो इस लिहाज से बेटा मेरे पास m जो है इसका s एक ही आ जाएगा, दैट इज 2s। जबकि 3 p आएंगे, 2px, 2py और 2pz। अब वो ले लें या वो ले लें, दोनों के अंदर जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो सेम रहना है, वो चेंज नहीं होना। अब इसके बाद जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम जनाब यहाँ पे पुट करते हैं 2। तो जब n में 2 पुट किया तो आंसर क्या आ गया? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद बेटे आगे चलते हैं और हम अब n वैल्यू जो है वो ले लेते हैं। अब की बार n वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो n वैल्यू जब 3 होगी तो KLMN हो जाएगा, हमारे पास शेल m हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे 3 पुट किया तो जाहिर सी बात है 3 पॉसिबल वैल्यूज आ जाएगी, 0, 1 और 2।
इज दैट क्लियर? अब जी ये 3 है तो ये हो जाएगा 3s, 3p और 3d। इसके बाद इधर आते हैं भाई, तो इधर मेरे पास जो m है, m की वैल्यू s के लिए आ जाएगी एक ही जो कि 0 है। इसके बाद p के लिए m की वैल्यू आ जाएगी 3 जो कि 0 प्लस माइनस 1 है। फिर भाई मेरे पास m की वैल्यू आ जाएगी 5 जो कि 0 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 है। अब ये क्या आ जाएगा जी, 0 है तो आएगा 3s, ठीक है, जबकि 3 है तो 3px, 3py और 3pz। इसी तरह से इसके लिए 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 3dz स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद जी स्पिन क्वांटम नंबर सेम रहना है, तो यहां पे मैं 3 पुट करता हूं तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन जो है बेटा मेरे पास यहां पे आ जाते हैं। फिर आ जाता है भाई मेरे पास नेक्स्ट वन, दैट इज द फोर्थ शेल, n इज इक्वल टू 4। तो यहां पे मेरे पास जो है शेल आ जाएगा L। तो इसकी जब मैं वैल्यू यहां पे पुट करूंगा तो 4 वैल्यूज आएंगी 0, 1, 2 और 3। ये आ गई वैल्यूज। नाउ ये आ जाएगा 4s, ये आ जाएगा बेटा 4p, ये आ जाएगा 4d और ये आ जाएगा 4f। अब बेटा यहां पे इसके अगेंस्ट m की वैल्यूज जो हैं, s के लिए 1 वो 0 है, p के लिए 3 0 प्लस माइनस 1, इसके बाद d के लिए 5 जो कि होगी 0 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, जबकि f के लिए m की पॉसिबल वैल्यूज आएंगी 7, यानी कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और बेटा प्लस माइनस 3। अब 0 है तो जाहिर सी बात है 4s है, 0 प्लस माइनस 1 है तो 4px है, 4py है और 4pz है। इसी तरह d के लिए क्या आ जाएगा, 4dxy, 4dyz, 4dzx, 4dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 4dc स्क्वायर। इसी तरह बेटा f के जो है हमारे पास 4 के साथ 7 आ जाएंगे। तो बेटा स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज कितनी आ गई, वो वही आएंगी हर जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए, या प्लस 1/2 होगी या -1/2 होगी। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल की बात कर लें तो यहाँ पे 4 पुट किया, 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस तरह से बेटा तुमने एक स्ट्रक्चर्ड वे में देख लिया कि कैसे हमारे पास एक शेल सब शेल में और एक सब शेल जो है वो आगे ऑर्बिटल में डिवाइड होता है, और आगे ऑर्बिटल जो है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। अब क्वेश्चन शामिल करते हैं भाई, द इलेक्ट्रॉन इन द के शेल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो कि के शेल के अंदर मौजूद है। के शेल कौन सा है, सबसे पहला शेल है हमारे पास। इनको हम डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, किससे करें, क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से करें जी। के शेल के अंदर जो सब शेल है वो s है, ऑर्बिटल 1s है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब देखो इसकी n की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए 1 है, ठीक है। l की वैल्यू की बात करें तो वो 0 है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो 0 है। स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो वो या तो +1/2 हो सकती है या फिर -1/2। तो इसका मतलब किस बेस पे डिफरेंस आ सकता है, स्पिन क्वांटम नंबर की बेस पे। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं, एजीमुथल क्वांटम नंबर नहीं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं, क्या आ जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर। तो द करेक्ट आंसर विल बी डेल्टा। हम स्पिन क्वांटम नंबर के साथ जाएंगे। अब बेटा हमारे पास आगे आ जाता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारा हैकर तुम्हें एक ओवरव्यू जो है वो करवाने वाला है, ऑर्बिट वर्सेस शेल वर्सेस ऑर्बिटल का।
ये तुम्हें ओवरव्यू करवाने वाला है। तो बेटा थर्ड नंबर पे अब हम इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि तुम्हारे माइंड में ये चीज स्ट्रक्चरली जो है वो क्लियर हो जाए। तो देखो बेटा ये सेंटर में हमारे पास है न्यूक्लियस, ठीक है। ये सबसे पहला शेल है जिसके लिए के वैल्यू के, जिसके लिए एन वैल्यू क्या है 1, ये आ गया के। इसके बाद जो है ये दूसरा शेल है जिसके लिए एन वैल्यू 2 है, ये आ गया एल। ये तीसरा है जिसके लिए, जिसको हमने एम कह दिया। ये चौथा है जिसको हमने क्या कह दिया, एन कह दिया। अब सिंपल सी बात है, याद रखना है कि हर शेल जो है वो ये वाले सब शेल जो है वो रख सकता है, एस पी डी एफ। अब सिंपल सी बात याद रखना, के लिए सिर्फ एस होता है, एल के लिए एस और पी दोनों होते हैं, एम के लिए एस पी डी होते हैं और एन के लिए एस पी डी एफ होते हैं। बड़ी पते की बात है, इस बात को तुमने याद रख लेना। इसी बात को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे हमारे पास जो के है इसके लिए 1s आ गया, एल के लिए 2s 2p आ गया, एम के लिए 3s 3p 3d आ गया और एन के लिए 4s 4p 4d और 4f आ गए। अब तुम्हारे ज़हन में है कि एक शेल के आगे कितने सब शेल है, तरतीब से बढ़ रहे हैं। और आगे सिंपल जो है वो तुम्हें पता है कि जब P की बात करनी है तो P के 3 है, PX PY PZ। D की जब बात करनी है D के 5 है, DXY DYZ DZX, ठीक है, DX² -y² और DZ²। F की जब भी बात करनी है उसके 7 है, वो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में यूजुअली 3 तक ही वो पूछेगा, एफ तक तादाद जरूर पूछ सकता है, वो होते कौन कौन से हैं वो नहीं पूछेगा, ना उस तक जाएगा। अब बेटे हम इनका एक दफा फिर से ब्रीफ कंपैरिजन कर लेते हैं। तो एक टेबल हमारे पास आ गया जिसमें हमने पहले नंबर पे कॉन्सेप्ट ले लिया, दूसरे नंबर पे डेफिनेशन ले ली, तीसरे नंबर पे डेजिग्नेशन ले ली, चौथे नंबर पे कैपेसिटी ले ली विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ गई इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जांपल। अब ऑर्बिट या शेल जो है वो क्या है, ऑर्बिट या शेल जो है वो क्या है बेटा, ये 2D सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस के। सब शेल क्या है, एक सब शेल जो है ये सब डिवीजन है शेल की, दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंगुलर क्वांटम नंबर L। एक ऑर्बिटल क्या है, ये रीजन है विद इन सब शेल जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, यानी कि 95% होती है। और याद रखना ये 3D होता है। इसके बाद जी डेजिग्नेशन की बात करें तो एक शेल जो है इसको 1 2 3 4 से जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, सब शेल जो है इसको SPDF से करते हैं, और ऑर्बिटल में हमें ओरिएंटेशन मेंशन करनी पड़ती है, जैसे S वैसे ही आ जाता है, P के लिए PX PY PZ, D के लिए DXY YZ ZX X² -y² और Z², जबकि F के लिए FX³ Y³ Z³ X² -y², y² -z², z² -x² और fx/z आ जाता है। अब अगली बात आ जाती है इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी की। तो एक शेल में जो इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है वो 2n² से मालूम होती है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जबकि जो सब शेल है उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 2 × 2l+1। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि एक जो ऑर्बिटल है उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और यहाँ पे शर्त यह है कि इन दोनों की स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होती है। फिर एग्जाम्पल में तुम्हें पता है कि पहले शेल को K, दूसरे को L, तीसरे को M और चौथे को N कहते हैं। जबकि जो सब शेल है उसके साथ उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखना पड़ता है, जैसे कि ये जो S है ये पहले शेल का है, ये S दूसरे शेल का है, ये S तीसरे शेल का है, ये चौथे का है, ये P दूसरे शेल का है, ये P तीसरे शेल का है, ये P चौथे शेल का है, ये D तीसरे शेल का है, ये D चौथे शेल का है, ये F चौथे शेल का है। इसी तरह जब ऑर्बिटल को लिखते हैं तो उसके साथ उसकी ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये Px एक्सिस के अलॉन्ग है, ये Y एक्सिस के अलॉन्ग है, ये Z एक्सिस के अलॉन्ग है। तो इस तरह से बेटा हमारे पास एक ओवरव्यू आ जाता है ऑर्बिट या शेल का, जो कि था 2D
और ये एक फिक्स्ड पर सर्कुलर पाथ था और इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ बोहर का दिया हुआ था। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली किसका इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है? ये इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है बोहर का। जबकि जो दो बाकी क्वांटम नंबर हैं जो कि सबशेल और ऑर्बिटल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कौन कौन से? एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं श्रोडिंगर के। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, ये एक इलेक्ट्रॉन के जो फिक्स 3D पाथ्स हैं हमारे पास, जिनमें कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल आ जाता है, जिनकी सेम एनर्जी है, शेप है, लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट है, इनको हमने सबशेल कह दिया। जबकि ऑर्बिटल जो है ये क्या है? ये प्रोबेबिलिटी क्लाउड है, ये वो शेडेड एरिया है, ये वो 3D रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो लिहाजा जो वेव मैकेनिकल मॉडल है एटम का, वो सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल है। तो अब मेरे बच्चे, मुझे अब तुमने बताना है कि तुम्हें कैसा लगा क्वांटम नंबर। आज के बाद मेरे बच्चे के माइंड में बिल्कुल जो है वो क्लैरिटी है। शेल ऑर्बिट एक चीज है, उसकी डिवीजन आगे किसमें है? सबशेल के। सबशेल की डिवीजन किसमें है? ऑर्बिटल में है। तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यूज का पता चल गया, तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने आते हैं, तुम्हें हर डिवीजन आती है। अब यहां से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं गारंटी देता हूं कि तुम बड़े आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ। अभी तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जाना है topgrade.pk पे, वहां जाके साइन इन करना है। इसके अगेंस्ट बेटा मैंने टेस्ट प्लेस किया, उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट करने के बाद अपना स्कोर आके मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। और अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो परेशान नहीं होना, वहां पे तुम्हें उसकी डिस्कशन भी मिलेगी। तो अब जल्दी से जाओ और बाकी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स को अटेंड करो। तुम्हारा हैकर अगले लेक्चर के साथ फिर से हाजिर होगा इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए इजाजत दो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। तुम इंशाल्लाह DHA में घर जरूर परचेज करोगे।